आज हम आयत की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं और इसके रिलेशन दूसरे त्रिभुज वगैरह से देखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। ये जो हमने एक कागज़ काट रखा है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, ठीक है। और आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जितनी ये भुजा होती है उतनी ये भुजा होती है, जितनी ये भुजा होती है उतनी ये भुजा होती है, यानी कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आयत का ये है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। ज़रा बच्चों इसको एक चीज़ सोचो कि ये जब भुजा यहाँ खिंची, जब हम इस कोने से आयत के इस कोने को मिलाते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण मन होता तिरछा, तो ये विकर्ण कहलाने लगता है। अब विकर्ण कहलाने लगता है और इसको अगर हम हाफ कर दें, इसका ध्यान से देखें अगर, तो ये दो त्रिभुजों से बना है। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। कैसे? जैसे इसका हाफ कर दें, आधा कर दें, तो ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज क्यों बन गया? क्योंकि एक भुजा इसकी 90 है। तो बच्चों ये कोण कितने का होगा? 45 का, क्योंकि पूरा कितने का था? 90 का था। तो इसका आधा कितने का हो जाएगा? 45 का। ये भी कितने का हो जाएगा? 45 का। और समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। तो ये फिर कितने हुए? 45 के हो गए, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी चीज़ के, जैसे इसका आयत का केवल क्षेत्रफल निकल सकता है, ठीक है ना, आयतन नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई तो है नहीं। जब ऊंचाई नहीं तो ये केवल ओनली क्षेत्रफल निकल सकता है इसका, कभी आयत का आयतन नहीं निकल सकता। आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई चाहिए थी, चौड़ाई चाहिए थी, ऊंचाई चाहिए थी, जबकि इसमें क्या है? लंबाई और चौड़ाई है केवल। अब एक चीज़ है कि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल निकल आता है। तो अगर मान लो कि इसकी लंबाई ये वाली लंबाई, चौड़ाई 3 है और चौड़ाई इसकी 5 है, ठीक। तो हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं इसका विकर्ण कितना, इसका कर्ण कितना है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल हम क्षेत्रफल पे चलते हैं। तो आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाता है? इससे बना दिया गया फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी मानी हमने? 3। चौड़ाई कितनी है? 4। तो 4 × 12, अगर ये सेंटीमीटर है बच्चों, तो 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तुम एक चीज़ और देख रहे हो कि एक आयत का निर्माण दो त्रिभुजों से होगा। आपका एक त्रिभुज ये रहा ऐसा, और एक त्रिभुज ये रहा। अगर इन दो त्रिभुजों को हम अलग कर दें, यानी एक त्रिभुज ये रहा, ठीक, और एक त्रिभुज इस साइड में रहा, ये रहा एक त्रिभुज ये रहा। अगर इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ दें तो क्या बन गया? आयत बन गया। तो कहीं ना कहीं जब इस आयत से त्रिभुज बन रहा है तो कोई ना कोई रिलेशन तो इसका आयत के साथ है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए? जब तुमने पूरे आयत का क्षेत्रफल तुम्हारा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? आधा, क्योंकि त्रिभुज तो आधा हो गया ना, जस्ट आधा हो गया। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का आधा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 लंब गुणे आधार। क्यों? अब इसको इसी लंबाई को क्या कहने जो लंबाई थी, चौड़ाई थी, वो किसका काम करने लगी? लंब का। और जो चौड़ाई थी वो किसका काम करने लगी? आधार का। तो लंब गुणा आधार, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 लंब गुणा आधार। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल इस इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना हो बच्चों, तो क्या आएगा? 1/2। लंब कितना है हमारा? 3। आधार कितना है? 4। तो 2 से 4 2 टाइम कट जाएगा, तो 6 दूनी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर
स्क्वायर, एक का 6 सेंटीमीटर आ गया। अगर इसका भी जोड़ दिया जाए एक क्षेत्रफल, यानी इतने भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, इतने भाग का क्षेत्रफल आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा। तो जब ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि हम यहाँ देख रहे थे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। यानी एक भाग हमने कहा ना कि एक भाग क्या है, त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का आधा, आयत का आधा। और आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। चूंकि जब कभी 90 अंश का कोण बनता है तो 90 अंश की कोण को बनाने वाली भुजा एक जो आधार पर पड़ती है वो लंब कहलाती है, जिस पर 90 अंश का कोण बनता है वो आधार कहलाती है। जो भुजा पड़ती है वो लंब कहलाती है, जिस पर कोण बनाता है जिस भुजा पर वो आधार कहलाती है। ये लंब है, ये कर्ण है, वो सॉरी ये आधार है, कर्ण नहीं है, आधार है। कर्ण तो हमारी ये वाली भुजा है। जैसे हम इसको थोड़ी सा ऐसा कर लें दिखने लगे ये, तो ये वाली भुजा क्या है, कर्ण है। अब ये विकर्ण नहीं है। जब पूरा आयत था, आयत को आर पार दो भागों में बांट रही थी ये, तब तक ये विकर्ण था। अब वही भुजा अब किस नाम से जानने लगी, कर्ण के नाम से। जबकि हम पाइथागोरस प्रमेय में जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और लंब का वर्ग कितना है हमारा, 3 का वर्ग। आधार का वर्ग कितना है हमारा, 4 का वर्ग। और 3 का वर्ग हो गया मेरा 9, और 4 का वर्ग हो गया 16, 16 9 हो गए 25। अब ये कर्ण का वर्ग चल रहा था, तो कर्ण बराबर क्या हो गया हमारा, कर्ण बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। अगर किसी कर्ण कितना निकला है, 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये प्रॉपर्टी यानी कि दो समकोण त्रिभुज एक जैसे लंबाई और चौड़ाई वाले दो समकोण त्रिभुज आपस में अगर मिला दिए जाएं तो हमेशा आयत बनेगा, आयत से बना है ये। अब देखो, अब इसी चीज़ का हम लोग निकालते हैं, आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला याद करते हैं कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है। अगर पूछ लिया जाए फॉर्मूला तो वही बच्चों को बनता नहीं है। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर होगा, विकर्ण की जगह पर कर्ण मान लो ना, तो कर्ण का वर्ग बराबर हमने क्या पढ़ा था, कर्ण का वर्ग बराबर हमने पढ़ा था लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चूंकि आयत की बात करेंगे तो आयत का कर्ण नहीं होगा, आयत का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। आयत का विकर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, यानी वर्गमूल ले लेंगे तो आयत का विकर्ण यानी कि क्या बचेगा, कर्ण बचेगा। आयत का ये विकर्ण ही रहेगा। आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। जब वर्गमूल लोगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो लंबाई स्क्वायर प्लस आधार यानी चौड़ाई स्क्वायर। देखो जो इसमें चौड़ाई है वो त्रिभुज के लिए आधार है, जो इसमें चौड़ाई है वो त्रिभुज के लिए लंब है, और जो इसमें चौड़ाई है आयत की जो चौड़ाई थी वो त्रिभुज के लिए आधार है। जो ठीक है ना। तो अब देखो वही चीज़ यहाँ आ गई कि नहीं आ गई, कि लंबाई का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए जो कर्ण है वो आयत के लिए विकर्ण है। एक चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी चीज़ का परिमाप पूछा जाए बच्चों, परिमाप पूछा जाए तो परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। तो ये वाली हम भुजा कितनी माने, 3, तो ये भी 3 होना चाहिए। ये हमारी 4 है, ये भी 4 होना चाहिए। तो यानी कि 3 प्लस ये वाली भुजा लो अब 4, अब ये वाली भुजा लो 3 प्लस ये वाली भुजा लो 4, कुल मिला के कितना हो गया, 4 3 7 और 7 7 14। परिमाप कितना आया, 14। अब हम लोग ये 14 आया कैसे होगा, ये परिमाप का फॉर्मूला आयत का कैसे बना। तो आयत का परिमाप, जब परिमाप हमने कहा चारों भुजाएं जोड़ना है बच्चों, तो इसमें 2 लंबाई है और 2 ही चौड़ाई है, क्योंकि एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है, एक चौड़ाई ये है, एक चौड़ाई ये है। इसमें 2 ले लो कॉमन, तो लंबाई धन चौड़ाई, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अब
इसको देखो ये सही है कि नहीं। तो लंबाई कितनी है बच्चों, 4 है। चौड़ाई कितनी है, 3 है। अगर इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो 4 3 7, 2 गुणा 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे थे इस तरीके से आयत का क्षेत्रफल भी देखा हमने, विकर्ण भी देखा, कर्ण भी देखा। कर्ण त्रिभुज का होगा, त्रिभुज को भी सॉल्व किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो एक रिलेशन को स्थापित करना सीखो और फॉर्मूले का फॉर्मेशन करना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, समझ में आया होगा।